नमस्कार साथियों, आरोहण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए सेकंड ग्रेड हिंदी विषय का क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन होने को आए हैं। ये कोर्स हमारा बराबर चल रहा है। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिल रही है। इसमें से हमने सबसे पहले काव्य शास्त्र का कोर्स कराया था। काव्य शास्त्र का कंप्लीट हो गया है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और लगभग उम्मीद है कि आज की कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के जो हमने प्रमुख बिंदु लिए थे वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। और आपको पढ़ने के बाद ये पता चल रहा होगा कि ये ऐसे मुख्य बिंदु हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनको कि पढ़ करके हमें परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, बहुत अच्छी हमारी परीक्षा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिल रही हैं। ये क्रैश कोर्स है। कम से कम समय में अधिक से अधिक विवरण, अधिक से अधिक सामग्री आपको प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं हुई हैं, क्योंकि गद्य जो है, गद्य का जो प्रारंभ है वो आधुनिक काल से ही हुआ था। आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही सबसे पहले काव्य लिखा गया था, गद्य लिखा गया था। खड़ी बोली भाषा में शुरू हुआ था। हिंदी की खड़ी बोली जो शुद्ध परिमार्जित रूप है, सबसे पहला मतलब आधुनिक काल का जो पहला खंड है भारतेंदु काल, वहां से ही गद्य का प्रारंभ हुआ था। रीति काल तक गद्य नहीं है। आधुनिक में हम दो हिस्सा पढ़ेंगे, दो भाग पढ़ेंगे, पद्य का पद्य खंड और गद्य खंड। तो इस तरह से हमने कल तक रीति काल पढ़ लिया था। रीति काल के अंतर्गत लगभग सारी चीजें हमारी तैयार हो गई थी। मुख्य मुख्य बिंदु हमारे पढ़ लिए गए थे। भक्ति काल और रीति काल कंप्लीट हो चुका है। आज हमें आधुनिक काल पर चलना है। देखिए यहाँ पर हम रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हमने एक रचना देखी थी, आलमकृत, माधव कांत कंदला। ये अवधी भाषा की रचना है, इसमें 5-5 अर्धलियों के बीच में दोहा और सोरठा है। कल हमने आपको बताया था यहाँ पर कि हम भक्ति काल में भी इस प्रकार की रचनाएं पढ़ चुके हैं। तो भक्ति काल में भी इसी नाम से, यही नाम था, माधव कांत कंदला, माधव काम कंदला। ठीक है, जो सबसे पहले कुशल लाभ की थी, कुशल लाभ की, और ये दोहा शैली में लिखी गई। फिर इसी नाम से एक और रचना थी, इसी नाम से सेम, माधव काम कंदला। ये गणपति की रचना है ये, और इसमें 5-5 चौपाइयों पर 5-5 चौपाइयों पर दोहा या सोरठा है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं हम, क्योंकि एक रचना हमने वहां पढ़ी थी दो, और एक यहाँ पढ़ी, तो हमें ये यहाँ पर तीनों चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पर अर्धलिय है, उसमें दोहा है, और ये दोनों रचनाएं राजस्थानी भाषा की हैं। देखिए हमें इस चीज को बहुत सावधानी से, ऐसे ही रचनाएं एक ही नाम से कई कवियों की होती हैं, तब परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। आंसर में, ऑप्शन में 3 में से एक ही मिलेगा। तो ये रचना हम इसको अलग से नोट कर लेते हैं, माधव काम कंदला। माधव काम कंदला एक ही है, ठीक है, रचना का नाम एक ही है, कविता है माधव काम कंदला। तो इसके पहले लेखक है कुशल लाभ, कुशल लाभ, ठीक है। ये भक्ति काल के हैं। भक्ति काल राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसका सारा डिटेल हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। राजस्थानी
भाषा की रचना है। इससे क्या होगा, हमारी तैयारी भी अच्छी बनी रहेगी और अलग से हमारे पास नोट्स भी होंगे। की रचना है, ये दोहा शैली में लिखी गई है। इसके दूसरे लेखक हैं गणपति, ये भी भक्ति काल के हैं। इनका भी राजस्थानी भाषा का है। ये भी राजस्थानी भाषा की रचना है। ठीक है, और इसमें 5-5, ये हमें ध्यान रखना है, 5-5 चौपाइयों पर दोहा या सोरठा है। कहीं दोहा है और कहीं सोरठा है, दोनों एक साथ नहीं है, दोहा या सोरठा है दोनों पर अलग अलग। इसके बाद तीसरे हैं, कौन है, आलम, ये रीतिकाल के हैं। इनका अवधी भाषा का है। अवधी भाषा ही है ना कि ब्रज है, अवधी भाषा की रचना है। 5-5 अर्दलियों के बीच में दोहा या सोरठा है, अवधी भाषा की रचना है। 5-5, यहाँ चौपाई नहीं है, अर्दलियां हैं। पांच पांच अर्दलियों पर दोहा या सोरठा है। देखिए, ये हमारा एक नोट्स पेज तैयार हो गया। एक ही रचना के 3 दावेदार, एक संपत्ति के 3 दावेदार, हमें इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं आधुनिक काल पर। तो सबसे पहले हम पद्य खंड पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखिए आधुनिक काल को लगभग 4 या 5 भागों में बांटा गया है। इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने में क्या होगा कि फिर दूसरी चीजों से पेज भर जाता है। इसको हम एक अलग पेज पर लेते हैं, आधुनिक काल के कालखंड। आधुनिक काल के पद्य साहित्य, क्योंकि गद्य का अलग है, साहित्य का विभाजन, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आधुनिक काल के साहित्य का, पद्य साहित्य का विभाजन। ठीक है, सबसे पहले भारतेंदु काल, इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका पूरा नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा काल द्विवेदी काल। ठीक है, द्विवेदी काल, इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रवर्तक। तीसरा काल छायावाद, इसके प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद,
लेकिन 4 कवि इसके प्रमुख माने जाते हैं, जिसको हम छायावाद की चतुष्टयी के नाम से जानते हैं। सबका बराबर योगदान है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरे नाम सबके हमें आना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और चौथे हैं महादेवी वर्मा। ये चारों ही समान रूप से छायावाद के कवि माने गए हैं। इनको छायावाद की चतुष्टयी के नाम से जानते हैं। चौथा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का प्रारंभ, वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आगे इसमें कोई गुप्त जी हैं, कोई केस उनका नाम आता है। और वैसे तो देखा जाए तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें मुंशी प्रेमचंद ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो मुख्य रूप से तो प्रेमचंद ही आते हैं, लेकिन चूंकि प्रेमचंद उसके हैं, क्या बोलते हैं, गद्य के लेखक, उन्होंने काव्य नहीं लिखे हैं या नाम मात्र के, इसलिए इनको इसमें नहीं मानते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इनका नाम याद आएगा। और पांचवा है प्रयोगवाद। इसका प्रारंभ किया था हरिवंश राय बच्चन ने, नहीं सॉरी, इसका अज्ञेय है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। उपनाम अज्ञेय के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने प्रयोगवाद का सब वो क्या बोलते हैं दार सप्तक की रचना करके प्रयोगवाद का प्रारंभ किया था। तो देखिए इतनी चीजें हमारे लिए अभी पर्याप्त हैं। बाकी हम और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम सीखते जाएंगे। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा, इनकी एक रचना भारत दुर्दशा, इसमें देसी राजाओं को रासव कहा। रासव का मतलब होता है गधा। क्यों? क्योंकि जिस समय ये भारतेंदु काल था, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन बड़े जोरों पर था। 1857 में अंग्रेजों के साथ क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत युद्ध किया था और अपना बलिदान भी दिया था। उसी समय, वही समय है लगभग हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वहां से लेके और लगभग 1900 तक, 1890 या 1892 तक का समय इनका माना जाता है। तो अंग्रेजों का अत्याचार बहुत जोरों से बढ़ रहा था, लेकिन कितने देसी राजा, कितने भारत के, हमारे देश के राजा जो अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे थे, उनके तलुए चाट रहे थे, उनके दिए हुए सामान पर, पैसों पर, बंगलों पर ऐश कर रहे थे। और वो चूंकि लालच दे करके हमारे देश के ऐसे लालची राजाओं को अपने में मिलाते जा रहे थे, जिससे हमारे देश की ताकत कमजोर हो रही थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा एक रचना लिखी है, जो प्रतिबंधित भी हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, बाद में काफी विरोध हुआ। इसमें उन्होंने उन देसी राजाओं को रासव कहा है कि ये गधे हैं, इन्हें अपने देश के सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, प्रथम महाकाव्य है। और जो कामायनी है वो सर्वश्रेष्ठ। कामायनी खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। अब ये तो हमें पता ही है, कामायनी प्रसाद की रचना है, ठीक है। प्रिय प्रवास हरिऔध का है, हरिऔध अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। ये देखिए यहाँ नाम गलत हो गया है, ये नहीं होगा, यहाँ होगा अयोध्या प्रसाद सिंह
हरिऔध, हरिऔध थे ये, हरिऔध इनका उपनाम था, विद्या प्रसाद सिंह हरिऔध। प्रिय प्रवास इनकी रचना है। वैसे कहते हैं कि गुप्त जी की जो रचना थी, मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी, कौन थी? साकेत। ये भी महाकाव्य है और इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं, इतना अच्छा श्रेष्ठ महाकाव्य है ये, लेकिन इनका दुर्भाग्य ही कहें, इसका लेखन काल बहुत समय से चल रहा था, पहले भी हो गया था, लेकिन हरिऔध का प्रिय प्रवास पहले प्रकाशित हो गया और उसे पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, वरना हरिऔध के प्रिय प्रवास में साकेत से ज्यादा अच्छी विशेषताएं नहीं हैं। लेकिन ये गुप्त जी का दुर्भाग्य था, साकेत का प्रकाशन कुछ समय बाद, कुछ महीनों का ही फर्क पड़ा, लेकिन पहले होने से प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य का गौरव ले गया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में प्रकाशित थी, बाद में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और मैथिली शरण गुप्त आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के सबसे बड़े सबसे सच्चे भक्त और शिष्य थे, वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। मानस के बाद राम काव्य परंपरा का द्वितीय स्तंभ साकेत है। साकेत को मानस की तरह ही राम काव्य परंपरा का कहा जाता है, लेकिन बस वही है कि अगर ये पहले प्रकाशित हो गया होता तो आज हिंदी साहित्य की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत ही होता। दिनकर को अलग अलग नाम से अधैर्य और अनल का कवि कहा गया है। कुरुक्षेत्र जो दिनकर की रचना है, इन्हीं की है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ये उपनाम है। कुरुक्षेत्र के द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रभावित है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो कुछ दिखाया गया था, जो विभीषिका थी, जो दुख था, जो मरण, जो भी उसका परिणाम हुआ था, सेम उस परिणाम को लेकर के ही ये कुरुक्षेत्र लिखा गया है, जिसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। और महाभारत की कथा को इन्होंने उसी विश्व युद्ध के विभीषिका से विश्व युद्ध के पूरे दृश्य को लेकर के उसमें दिखाया है। दिनकर की उर्वशी जो है एक रचना, नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने वाला एक श्रृंगारी काव्य है। मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास हो गया था। हालांकि मुकुटधर जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो द्विवेदी युग के ही हैं। हरिऔध, देखिए थोड़ा सा आपको हम बता दें, ये देखिए यहाँ से जो पढ़ रहे हैं हम, ये भारतेंदु है, में भारतेंदु युग के अन्य कवि हमने अभी यहाँ नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। आपको जब हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताएं और रचनाएं और रचनाकारों के नोट्स देंगे उसमें मिल जाएगा, तो हमने वो लिया। उसके बाद ये पूरा यहाँ से चल रहा है आपका द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग है ये, और मुकुटधर पांडे तक आपका द्विवेदी युग ही चलेगा। ये यहाँ तक पूरा द्विवेदी युग, तो देखिए, और मुकुटधर पांडे के काव्य में ही छायावाद का पूरा मिलता है, यानी ये यहाँ के एक तरह से कहना चाहिए द्विवेदी युग के अंतिम कवि माने जा सकते हैं, क्योंकि इनकी कविता से ही छायावाद की रचनाओं का आभास मिलने लग गया था। उनके साहित्य में छायावाद की विशेषताओं के दर्शन मिलते हैं। मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में छायावाद नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित कराया, जो बाद में छायावाद युग के लिए रूढ़ हो गया। तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, छायावाद नाम से ही इन्होंने एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाश करवाया था। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी बन जाता है कि छायावाद नाम का एक निबंध है, छायावाद नाम का निबंध, ठीक है, जो किस पत्रिका में छपा? शारदा पत्रिका में, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो मुकुटधर पांडे। अब यहां से आता है छायावाद, यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन अब छायावाद के सबसे पहले जो प्रारंभ, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रारंभकर्ता, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि छायावाद की प्रारंभिक जो झलक थी वो मुकुटधर पांडे के साहित्य में मिल गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में छायावाद का प्रारंभ प्रसाद की कविता झरना से माना जाता है। प्रसाद कलाधर नाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। प्रसाद के नाम से, जयशंकर प्रसाद के नाम से
हिंदी खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं लिखी हैं और कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे। क्यों? क्योंकि रीति काल तक पूर्ण रूप से साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा बन चुकी थी। भक्ति काल की ब्रज भाषा और अवधि दोनों थी, लेकिन रीति काल में केवल साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा ही रह गई थी। कुछ छुटपुट रचनाएं ही अवधि भाषा में हो रही थी, बहुत ज्यादा रचनाएं बड़ी बड़े साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखे जा रहे थे। और आधुनिक काल में जब प्रारंभ था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, यहाँ तक भी ब्रज भाषा का प्रभाव कम नहीं हुआ था। हालांकि साहित्य की रचनाएं खड़ी बोली में अधिकांशता होने लगी थी, लेकिन फिर भी ब्रज भाषाओं में रचनाएं निरंतर लगातार चल रही थी और उन्हें उतना ही सम्मान मिल रहा था, उतना ही गौरव प्राप्त हो रहा था जितना कि खड़ी बोली की रचनाओं को मिल रहा था। क्योंकि ब्रज भाषा ने आज भी अपना अस्तित्व नहीं खोया है। अवधी और ब्रज हिंदी की उपबोलियां हैं, लेकिन ये इतनी समृद्ध हैं, इतना साहित्य इनमें आज भी लिखा जा रहा है कि ये स्वतंत्र भाषाओं के रूप में जानी जाने लगी हैं, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। उर्वशी प्रसाद की देखो, यहाँ पर हमने दो चीज पढ़ी, दिनकर की उर्वशी। तो दिनकर की उर्वशी क्या है? एक खंड काव्य है, ठीक है, किसी एक नाम से होता है खंड काव्य, प्रबंध काव्य है, लेकिन महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है। और जयशंकर प्रसाद की उर्वशी क्या है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब गद्य पद्य मिश्रण, जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का आनंद आए, गद्यात्मक लेख हो पर उसमें आनंद पद्यात्मक हो, तो वो उसको चंपू काव्य कहते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और ये करुणालय इन्हीं का है, प्रसाद का। ये प्रथम वाली चीजें भी हमें याद ही रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा। कामायनी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसे मानस के समकक्ष माना गया है। अभी साकेत के लिए क्या पढ़ा था कि ये राम काव्य परंपरा का मानस के बाद सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहला ग्रंथ है। और कामायनी रामचरितमानस के समकक्ष। कामायनी में 15 सर्ग हैं। देखिए, ये 15वां सर्ग हमारी मानसिक मनोभावनाओं के आधार पर है और इनका क्रम भी है। इस क्रम से चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये सारे हमारे मनोभाव हैं। तो इनका जो नामकरण है वो प्रसाद जी ने मनोविकारों के आधार पर किया था। देखिए कैसे चिंता, सबसे पहले मनुष्य के जीवन में जब कुछ नहीं होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब मिट जाता है। मनु का प्रारंभ जब प्रलय हो जाता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, बैठे हैं अकेले चिंता में कि क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा और अब क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनु बचे हैं तो कोई और भी बचा होगा, ऐसा नहीं कि संसार में एक ही व्यक्ति है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था, तो उन्हें लगता था कि सारा संसार समाप्त हो चुका है, अब कैसे जीवन चलेगा। तो ये मनुष्य की जो जीवन यात्रा है, उस पूरी यात्रा को उन्होंने कामायनी में इन सर्गों के माध्यम से दिखाया। देखिए, पहले व्यक्ति चिंता करता है, ठीक, फिर कहीं से कोई किरण दिखती है, कोई आता है, कोई आशा का संचार करता है, कोई उसको थोड़ा सहयोग देता है, सहारा देता है कि परेशान मत हो, हम हैं, घबराओ मत। तो फिर उसके मन में आशा का संचार होता है। दुखती रख पर हाथ रखने वाला, दुख में, कष्ट में, अकेले में, परेशानी में आशा जगाने वाला, सहारा देने वाला, सहयोग करने वाला, सांत्वना देने वाला, ऐसा होता है जिसके प्रति उसके मन में श्रद्धा जाग जाती है। अब जब श्रद्धा जागती है तो फिर उनके अंदर जीवन के प्रति काम, इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। और फिर अगर वो सहयोग करने वाला अपोजिट है, यानी नर नारी का संयोग हो रहा है, तो फिर वहां वासना की भी जागृति होती है। और उसके बाद फिर आती है नारी के हृदय में लज्जा का भाव, और जो उसका एक आभूषण भी कहा जाता है। फिर वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ के दोनों एक साथ होकर के विवाह करके सामाजिक बंधन में बंध करके और अपने सांसारिक कर्म में लग जाते हैं। उसके बाद आती है ईर्ष्या का भाव। फिर कोई तीसरा आता है जो उन्हें लगता है ये बड़े मजे से रह रहे हैं, अरे यहाँ तो हमें होना चाहिए। एक स्त्री, कोई दूसरी स्त्री आती है जो यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने श्रद्धा जो है कामा, इसकी नायिका है, उसको हृदय का प्रतीक बताया है। वो हृदय से उसे स्वीकार करती है। और जो अगली बाद में आती है इड़ा, इसको बुद्धि का प्रतीक बताया। ये बुद्धि लगाती है कि मनु को साथ मुझे होना चाहिए, कहाँ इसको पकड़ लिया। तो ईर्ष्या जागती है और फिर वो इड़ा नाम की एक भावना आती है अंदर से, जो उसको छीनने की कोशिश करती है। उसके बाद स्वप्न, फिर
फिर जब सब कुछ चला जाता है, वो ईड़ा आकर के छीन के ले जाती है उसके पति को, तो श्रद्धा अकेली रह जाती है, उसका एक छोटा सा बालक बच्चा भी है, उसके पालन पोषण में वो लगती है, कैसे परेशान होती है, जीवन एक स्वप्न की तरह हो जाता है। ऐसा लगता है इतना सब कुछ था, पहले बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इस तरह से जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो स्वप्नवत हो जाता है। फिर बढ़ता है संघर्ष। अब छोटे से बच्चे को लेकर के पालना पोसना बड़ा करना एक अकेली स्त्री के लिए बहुत ही कठिन काम होता है, और धीरे 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 वो बड़ा करके या किसी और सहारा, किसी को और सहारे को दे करके या और किसी का सहारा लेकर के धीरे धीरे, फिर इसमें दिखाया कि शुरुआत में कोई नहीं है, फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है मानव की सृष्टि, और फिर व्यक्ति एक समय आता है कि निर्वेद हो जाता है, जब जीवन के सुख उसको नहीं मिलते हैं और पूरे जीवन संघर्ष करने के बाद, अपने कर्तव्य पालन करने के बाद फिर वो निवृत्त होता है, तो फिर उसे लगता है कि अब क्या करना है, अब तो सब बेकार है, अब तो हमारे पास कुछ कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे मन चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, बस केवल जीवन यापन करने का एक लक्ष्य रह जाता है। उसके बाद फिर दर्शन की तरफ बढ़ता है, दर्शन मतलब रहस्य, फिर वो संसार, भगवान के इस संसार को, जीवन को, रहस्य को जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में जीवन है क्या। अब हमारा जीवन तो पूरा निकल गया, पूरे जीवन हमको सुख नहीं मिला, हमने लाभ नहीं उठाया जीवन का, लेकिन अब हम कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा करें कि हमारे द्वारा या हमारे बाद या हमसे जो कुछ सीख करके लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएं, या हम संसार में कुछ ऐसा करें, अब कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करें, पहले जाने समझें और फिर दूसरों को बताएं, जिससे संसार में दुख ही ना आए या दुख आने से पहले उसका निवारण हो जाए। तो इस तरह से फिर वो रहस्यों को जानता है, और अंतिम सर्ग है आनंद। फिर जब वह सांसारिक सुखों को त्याग करके और सच्चे मन से पूरी समष्टि में समाहित होकर के पूरे विश्व को अपना मान करके और सुख बांटने की कोशिश करता है, यहाँ पर उन्होंने दो चीजों की स्थापना की है, आनंद की और समरसता की। पूरे संसार में एक ही रस हो, एक ही प्रेम हो, एक ही भाव हो, पूरा संसार एक बंधन में बंधे, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का अपना सगा नहीं है, सारा संसार अपना है, कोई पराया नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। इस तरह की भावना और आनंद की भावना भर करके अंतिम सर्ग आनंद के द्वारा कामयानी की पूर्ति करते हैं। तो इन सब भावनाओं को लेकर इनकी रचना की गई। अब आगे चलते हैं, हम दूसरा नंबर आता है पंत का। अभी तक प्रसाद की बात हो रही थी, अब आया पंत का। पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। ये पंत की है, पहली रचना उच्छ्वास है। क्यों? क्योंकि पंत छायावाद के बाद प्रगतिवाद में भी आगे बढ़ गए, उन्होंने आगे प्रगतिवाद की भी रचनाएं की हैं। तो पहले छायावाद की विशेषताओं से संबंधित रचनाएं करके, और आगे उनकी बहुत सारी रचनाएं, ग्रंथि है, पल्लवन है, लोकायतन है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जो कि अंतिम, जो उनकी रचनाएं प्रगतिवाद की मानी जाती है, इसलिए गुंजन छायावाद की अंतिम रचना है, और उनकी पूरी अंतिम रचना लोकायतन है, क्योंकि प्रगति के बाद फिर वो आगे नहीं बढ़े। प्रगतिवाद, ये लोकायतन प्रगतिवाद की रचना है। परिवर्तन, बहुत सारी रचनाएं हैं, पंत परिवर्तन बहुत अच्छा, प्रगतिवाद की बहुत अच्छी रचना है। और पंत, ये जयशंकर, शुद्ध छायावादी कवि दो ही हुए हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये शुद्ध छायावादी कवि हैं। प्रश्न आता है, इनने छायावाद के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा, ये दोनों कवि शुद्ध छायावादी हैं। और पंत छायावादी और प्रकटवादी दोनों के माने जाते हैं। ठीक है, पल्लव की भूमिका ये इनको पंत की जो पल्लव रचना है उसको छायावाद की भूमिका माना जाता है। यानी पल्लव यानी उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ये सब छायावादी रचनाएं हैं। इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। यानी पल्लव को घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला। शुद्ध छायावादी कवि ये दो ही है, प्रसाद और महादेवी वर्मा। कबीर के उपरांत जन विरोधी शक्ति को चुनौती देने वाले एक ही कवि हुए हैं, नागार्जुन। जैसे कबीर ने लोगों का विरोध किया और जो आया, जो गलत लगा बोल दिया, सबका विरोध किया, किसी से नहीं डरे, ऐसे ही आधुनिक काल में नागार्जुन रहे। प्रगतिवाद अस्तित्ववाद से प्रभावित था। यहाँ पर प्रगतिवाद की बात आती है, ये यहाँ पर प्रगतिवाद समाप्त हो गया और प्रगतिवाद
की रचनाएं, प्रगतिवाद का मतलब होता है कि समाज में हो रहे परिवर्तन, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, जो भी हमारे पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, इन सब के बारे में रचनाएं हुई। तो यहाँ पर हमारे पंत और अगले हुए निराला। निराला ने भी छायावादी कविताएं लिखी, प्रगतिवादी भी रहे और आगे चल के ये प्रयोगवादी रचनाएं भी करते, प्रयोगवाद में भी चले गए। यानी पंत केवल छायावाद के इकलौते कवि हैं जो तीनों काल में रचनाएं, जिन्होंने तीनों काल से संबंधित रचनाएं की हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। अब यहां से प्रयोगवाद प्रारंभ होता है। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ आधुनिक संवेदना का सूत्रपात हुआ और इन्होंने यहीं से प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया। किसने? अज्ञेय ने। तार सप्तक का जो प्रकाशन किया वो अज्ञेय ने किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। निराला के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा हम रचनाओं में पढ़ेंगे, यहाँ बहुत डिटेल हो जाएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अगर हम एक एक कवि की सारी रचनाओं को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा और हमें ये कोर्स जल्दी खत्म करना है, परीक्षा आने वाली है आपकी, इसलिए यहाँ केवल इंडिकेट ही देंगे कि कौन से कवि हुए हैं। अब तार सप्तक की जो योजना है वो नेमिचंद जैन और प्रभाकर माचवे की है, ध्यान रखना। अज्ञेय संपादक हैं, अज्ञेय ने तार सप्तक की रचना की, संपादन किया, प्रकाशन कराया, लेकिन इसकी जो योजना थी पूरी वो नेमिचंद जैन और प्रभाकर माचवे ने की। पहला तार सप्तक कितने बने? चार तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवि। और यहाँ पर ये चीज हमें याद करनी है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे आप चाहें इसको अपने पास लिख लीजिए। इसमें से प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक का नहीं है, तीसरे का नहीं है या चौथे का नहीं है। और यहाँ पर हम ये जान लें कि चारों तार सप्तक के जो प्रकाशक हैं वो अज्ञेय ही हैं, ठीक है, चारों के अज्ञेय हैं, लेकिन अज्ञेय केवल पहले सप्तक में है और बाकी किसी में शामिल नहीं है। हर सप्तक मतलब 7 कवियों का समूह, प्रत्येक में 7 हैं और 8 साल बाद, पहला 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 10 साल बाद, 20 साल बाद, चौथा जो है पूरे 20 वर्ष बाद प्रकाशन हुआ और इनमें 8 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलग अलग कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। और देखो हम बता चुके प्रभाकर माचवे और नेमिचंद जैन की ही योजना थी, योजना इन्होंने बनाई थी। गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय, 7 उसमें हैं, 7 इसमें अलग हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो सब में हो, सब में अलग अलग हैं। और पहले में कोई कवित्री नहीं है, कोई महिला कवि नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे तीनों में महिला है, ठीक है। तो देखिए एक एक है तीनों में, ये हमें ध्यान। दूसरे में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर है इसमें, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। तीसरे में कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण तिवारी, केदारनाथ सिंह, जय देवनारायण शाही, सॉरी जय केदारनाथ सिंह देवनारायण शाही, जय नहीं है इसमें, देवनारायण शाही, ठीक है। चौथे तार सप्तक में राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, श्रीराम वर्मा, नंदकिशोर, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, सुमन राजे। ये देखो एक महिला इसमें, एक महिला इसमें, एक महिला इसमें। इस तरह से हमें इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और अच्छे से इनके सूत्र बना करके याद कर लें, अच्छी बात होगी। चारों सप्तकों के संपादक अज्ञेय हैं और सभी का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद का नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। प्रयोगवाद का जो नाम है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। प्रभाकर माचवे ने जापानी छंद हाइकू का प्रयोग किया। दुष्यंत कुमार ने हिंदी में गजल छंद का प्रयोग किया। तो ये कुछ विशेषताएं थी आधुनिक काल की पद्य साहित्य की। और अब हम चलते हैं दूसरे खंड पे, गद्य खंड। गद्य खंड का जो विभाजन हुआ है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक पेज छूटा है अपने पास,
अब गद्य खंड का काल विभाजन बहुत ज्यादा रूप में नहीं है, क्योंकि इसको सबसे पहले गद्य खंड में भारतेंदु काल ही आएगा। इसलिए आएगा भारतेंदु क्योंकि भारतेंदु ने ही गद्य का प्रारंभ किया। जितने भी गद्य की रचनाएं हुई हैं वो सब भारतेंदु से ही प्रारंभ हुई हैं, भारतेंदु युग। ठीक है। दूसरा आया है प्रेमचंद युग। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर प्रसाद युग। प्रसाद ने भी बहुत गद्य लिखा है। और उसके बाद चौथा यार नई कहानी, इसके कई रूप हुए। नई कहानी, कहानी, बहुत सारे नाम आए हैं। आगे हम आपको जो नोट्स देंगे उनमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सी जानकारी, अब हम आते हैं गद्य खंड पर। सबसे पहले गद्य रचना, हिंदी की सबसे पहली गद्य रचना हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से। चंद छंद वर्णन की, अकबर के दरबारी कवि थे कवि गंग, जिनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी गद्य की खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। लेकिन उसके पहले 1741 में राम प्रसाद निरंजन ने भाषा योग वासिष्ठ की रचना की थी, जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, पूर्ण परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की, क्योंकि ये पूर्ण परिमार्जित नहीं है, इसमें थोड़ा ब्रज भाषा का मिश्रण है। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। 1766 में दौलत राम ने रवि सेनाचार्य की कृत पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया, किंतु इनकी भाषा योग वासिष्ठ की तरह परिमार्जित नहीं है। तो सबसे पहली परिमार्जित रचना निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ ही मानी जाएगी, जो 1741 में लिखी गई। 1855 के आसपास सदा सुखलाल ने संस्कृत उर्दू मिश्रित श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, जिसमें संस्कृत और उर्दू का मिश्रण था। संस्कृत उर्दू मिश्रित भाषा में उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। किसने? सदा सुखलाल ने 1855 में। फिर 1860 में देखिए 3 रचनाएं आई, जो 3 कवि सबसे बड़े, जिसको गद्य का स्तंभ माना जाता है, बहुत, तीनों का नाम इंशा इल्ला खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 3 नाम गद्य में बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। तो देखिए इनकी विशेषता। 1860 के आसपास इंशा इल्ला खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी। रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना गया, बहुत पहले से माना जा रहा है। अब नए स्रोतों के अनुसार कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं, कुछ विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो रानी केतकी की कहानी जो हिंदी की पहली कहानी मानी गई, इसे उदयभान चरित्र के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, उदयभान चरित्र किसकी रचना है? तो उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी ही है। शुक्ल जी ने इंशा इल्ला खां की भाषा को रंगीन, चुलबुली, चटपटी और चलती भाषा कहा। फिर 1960 में लल्लू लाल ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट के आदेश पर खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर नामक एक ग्रंथ लिखा, जो भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। वही प्रेम के नाम से, जिसमें कि 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, जिसमें आपको बताया था हमने कल कि भ्रमर गीत प्रसंग है, वो प्रेम प्रसंग ही है। इसमें उर्दू, ब्रज और खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है, क्योंकि इनको संस्कृत नहीं आती थी। अब देखिए, अभी पहले हमने पढ़ा कि सदा सुखलाल ने संस्कृत और उर्दू मिश्रित भाषा लिखी। इसका मतलब है कि सदा सुखलाल को संस्कृत आती थी। ठीक है, सदा सुखलाल, इनको संस्कृत आती थी। ठीक है, संस्कृत का ज्ञान था। अब दूसरा नाम आया है लल्लू लाल का।
ये संस्कृत नहीं जानते थे, ठीक है। नहीं जानते थे, ठीक। तीसरा नाम है सदल मिश्र का। इन्होंने ही जॉन क्लटराई के आगा से इन्होंने भी नासुकेतोपाख्यान की रचना की। इसमें पौराणिक आख्यान खड़ी बोली में वर्णित हैं। नागरी प्रचारजी सरवा से ये प्रकाशित हुआ। ये खड़ी बोली की रचना हो गई। गद्य के विकास में सबसे पहले लेखनी सदा सुखलाल ने चलाई। सुखलाल ने चलाई। राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। लक्ष्मण सिंह का भी नाम बहुत, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदुस्तानी उर्दू का समर्थन किया। रामचंद्र शुक्ल की रचना विचार, अब रामचंद्र शुक्ल का नाम आ गया। ये शुक्ल युग है, यहाँ पर गद्य का शुक्ल युग भी चलता है। प्रेमचंद युग से पहले शुक्ल युग आया। रामचंद्र शुक्ल ने विचार भी थी इनके नाम की रचना थी, जो चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुई। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि प्रचार भी थी किस रचना का पूर्व नाम है। तो रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है। चिंतामणि 3 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसमें पहले भाग में 17 निबंध है मनोविकार से संबंधित, जिसमें उनके उत्साह है, क्रोध है, श्रद्धा और भक्ति है ना, इस तरह के सारे निबंध हैं उनके। और भाग 2 में काव्य से संबंधित 3 निबंध हैं, और भाग 3 में 21 निबंध हैं जो लोक व्यवहार से संबंधित है। कहते हैं कि ये तीसरा भाग उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। कायाकल्प प्रेमचंद का प्रथम मौलिक उपन्यास है, क्योंकि उनके बहुत सारे उपन्यास अनुदित हैं। पहले वो उर्दू में लिखते थे, फिर उन्होंने उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन कायाकल्प उनका मौलिक है। वेचन शर्मा का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली का पहला उपन्यास है। देखिए यहाँ पर अब गद्य की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग नाम। पत्रात्मक शैली का पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। गोपाल प्रसाद का नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। ये गोपाल प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, पिता। ध्रुव स्वामी प्रसाद का अंतिम नाटक है। समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। मोहन राकेश का नाटक पैरों तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया था, क्योंकि ये बीच में छोड़ दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी माना। सोमनाथ गुप्त अज्ञे ने प्रसाद के एक घूंट को प्रथम एकांकी माना। डॉक्टर रंगे राघव साहित्य कोश के अनुसार भुवनेश्वर के कारवां को माना गया, और सर्वसम्मति के रूप से कारवां ही प्रथम एकांकी सिद्ध हुआ। राधा कृष्ण का हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक मैला आंचल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास। वृंदारान वर्मा का झांसी की रानी हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास। रांगे और राघव का, ये देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इसमें कुछ छूट रहा है, हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ नाम याद नहीं आ रहा। राधा कृष्ण, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। ये आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास। वृंदारान वर्मा का झांसी की रानी हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक है। और झांसी की रानी जो कविता है वो इसी नाम से झांसी की रानी खंड काव्य है, वो है श्याम नारायण पांडे का। रंगे राघव का मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है, क्योंकि मुर्दों का टीला नाम ही ऐसा है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर लिखा गया है। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी और गोपाल राम गैमरी जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देवकीनंदन खत्री को प्रथम उपन्यासकार मानना चाहिए,
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है कि ये किसके बारे में। इसमें लिखा है यहाँ नाम, और वहां पर प्रश्न आया था अंतः साहित्य की दृष्टि से किसे प्रथम उपन्यासकार कहना चाहिए। शुक्ल जी ने ये कहा था, और किसी के जगह पर फिर प्रश्न का उत्तर देवकीनंदन खत्री। शुक्ल जी निवास दास के श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अंतः साहित्य की दृष्टि से देवकीनंदन खत्री को प्रथम उपन्यासकार मानना चाहिए, जिनका कि देवकीनंदन खत्री जिनका कि उपन्यास है चंद्रकांता, और दूसरी तरफ श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को, और परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास मानते हैं वो। हृदय हारिणी किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। शुक्ल जी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी है, लेकिन हिंदी की आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, क्योंकि उस कहानी पर विदेशी कहानियों का प्रभाव है, और मौलिक कहानी एक टोकरी भर कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये है माधवराव सप्रे की। राव सप्रे इसके लेखक हैं। राजेंद्र यादव ने गुलेरी की, उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कलापूर्ण कहानी माना, यह हिंदी की सबसे कहानी है, और सबसे पहले फ्लैशबैक में लिखी हुई ये कहानी है, हिंदी की पहली कहानी। डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा की परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कालिदास की आलोचना की प्रथम पुस्तक है। भारतेंदु की रचना नाटक शास्त्रीय आलोचना की प्रथम नाटक के नाम से लिखा है, ये भी प्रश्न आ चुका है। भारतेंदु नाटक के नाम से उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। अब हम लोग सोचे नाटक तो नाटक है, नाटक नहीं है, नाटक के नाम से शास्त्रीय आलोचना है, जो शास्त्रीय आलोचना की प्रथम रचना है। नंदलाल वाजपेयी ने शुक्ल जी की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित मान्यताओं को चुनौती दी, और नंद दुलारी वाजपेयी ने आलोचना से संबंधित मान्यताओं को चुनौती दी। कार्तिक प्रसाद खत्री हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक हैं। बनारसी दास जैन हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक हैं। पद्म सिंह रेखा चित्र के जनक हैं। शिवदान सिंह रिपोर्टाज के जनक हैं। श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादित समाचार सुधा वर्षण जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, वो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। और जुगल किशोर द्वारा संबंधित उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ ये साप्ताहिक समाचार था। तो देखिए ये दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण, और उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो देखिए ऐसे तो आगे हिंदी बहुत है, आज रोज नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप उन्हें ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको नोट्स में, या फिर अगला बैच जब शुरू होगा जिसमें डिटेल में आपको कक्षाएं मिलेंगी, चूंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए यहाँ हमारे पढ़ाने की कोर्स की एक लिमिटेशन है। यहीं पर हमारा आधुनिक काल के साथ ये हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रमुख तथ्य का जो प्रकरण था, जो चैप्टर था, वो समाप्त होता है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।